हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्ज़ाम पेज बाय कंचन सर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जीके और जीएस के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का ये संकलन है। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। हर क्वेश्चन अपने आप में एक कंटेंटिव क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन नए और कुछ पुराने हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर को कमेंट बॉक्स में दिखना है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है एक व्यक्ति द्वारा एक वर्ष में अर्जित आय, एक व्यक्ति द्वारा महीने में अर्जित आय, या एक व्यक्ति द्वारा 6 महीने में अर्जित आय, या फिर एक व्यक्ति द्वारा 9 महीने में अर्जित आय। प्रति व्यक्ति आय का वर्णन सर्वप्रथम 1989 और 90 यानी कि जो आर्थिक सुधारों से पहले का वर्ष था 1992-93, उसके पहले से ही राज्यवार विवरण अनुबंध 2 में इसको वर्णित किया गया था। उसके अनुसार एक व्यक्ति द्वारा एक वर्ष में अर्जित आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का आशय क्या है? लोकतंत्र से साबित होता है कि लोकतंत्र की परिभाषा में भी लिखा गया है, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल। इस तरह से समानता एवं स्वतंत्रता, पंथ निरपेक्ष एवं गणतंत्र, समानता एवं विश्व बंधुत्व, समाजवाद एवं कुलीन तंत्र। लोकतंत्र का जो आशय है वो समानता एवं स्वतंत्रता सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकतंत्र का आशय क्या है? समानता एवं स्वतंत्रता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हनुमान धारा और गोदावरी किस धार्मिक स्थल पर स्थित हैं? चित्रकूट, हरिद्वार, विंध्याचल या उज्जैन? तो देखिए, उज्जैन में जो है महाकाल का मंदिर है। विंध्याचल ये भी आपका उत्तर प्रदेश का एक तीर्थ स्थान है। हरिद्वार, यहाँ पर भी ऋषिकेश के पास गंगा नदी जो आती है, तो हरिद्वार से थोड़ा सा बहुत ही पवित्र स्थान है हरिद्वार। हर की पौड़ी यहाँ पर स्थित है। हनुमान धारा और गोदावरी जो है चित्रकूट नदी के चित्रकूट धार्मिक स्थल पर स्थित हैं। चित्रकूट में और क्या क्या है भाई, ये भी देख लीजिए। चित्रकूट में गुप्त गोदावरी है, हनुमान धारा है, और कामतानाथ जी का बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ पर सैकड़ों तीर्थयात्री आते हैं। यहाँ पर ही भगवान श्री राम ने अपने वनवास के कुछ क्षण यहाँ पे बिताए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 बीसी में हुआ था, जब वे संभवतः 80 वर्ष के थे। और ये जो जगह का नाम है वो ऑप्शन के हिसाब से कुशीनारा, राजगृह, वैशाली और सारनाथ। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कुशीनारा में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। बताया जाता है कि जो सारनाथ है, यहाँ पर इन्होंने बहुत अधिक उपदेश दिए थे, और महाबुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है वो क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित किया गया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी समाज सुधारक सोसाइटी थी, और इसका जो मुख्यालय है वो मद्रास के पास एडयार में इसका मुख्यालय स्टार्ट किया गया था, यानी स्थापित किया गया था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 में की गई थी। कर्नल हेनरी ऑलकॉट और एक रूसी महिला मैडम एड पी ब्लावात्स्की अमेरिका में 1875 में ही इसकी स्थापना कर दी गई थी। तो कभी कभी पूछा जाता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो अध्यक्ष थी पहली बार भारत में कौन थी? वो थी एनी बेसेंट। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको एकदम करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का एडीआर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय एकता, ऑप्शन बी है धार्मिक सुधार, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 में, यानी 10 अप्रैल 1875 में गिरगांव, मुंबई, महाराष्ट्र में दयानंद सरस्वती जी द्वारा की गई थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था राष्ट्रीय एकता, धार्मिक सुधार, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, यानी ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, उपर्युक्त सभी सही हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेटम क्या होते हैं? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट मिस है, यहाँ पे डायटम लिखेंगे। डायटम क्या होते हैं? ये साइंस का क्वेश्चन है, डायटम क्या होते हैं। तो डायटम आपके सूक्ष्मजीवी एक कोशीय शैवाल हैं। ये ताज़े पानी तथा सागर के खारे पानी में भी मिला करते हैं। एक प्रकार के प्लवक भी कहे जाते हैं जिनको फाइटोप्लांक्टन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डेटम क्या होते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डेटम शैवाल होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रवर्तक सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है। इनके अलावा गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी ने भी इसमें बहुत सहयोग किया था। 1973 का दशक था जब पेड़ पौधों की कटाई के लिए सर्वप्रथम अगर कोई जागरूक हुए तो ये आंदोलन चलाया गया, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा जी द्वारा। और इसकी शुरुआत जो है उत्तराखंड के चमोली जिले के गोपेश्वर नामक स्थान से की गई थी। संभवतः ये वही समय था जब पहला आंदोलन था विश्व का जिसमें पेड़ों को गले से लगाया गया था जिससे पेड़ों को न काटा जाए। क्वेश्चन नंबर 8वें का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वैसे हैं तो सभी, अगर सुंदरलाल बहुगुणा ऑप्शन में नहीं होता तो चंडी प्रसाद भट्ट को भी आप सही कर सकते थे। अरुंधति पाठक कौन है? बाबा राजबिहारी। देखिए अरुंधति पाठक को नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य कार्यकर्ता माना जाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8वें का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोली बुद्धि अक्षमता वाले बालकों में कौन सा शारीरिक विन्यास होता है? तो यहाँ पे विन्यास नहीं है बल्कि शारीरिक विकार, इसको बना लेंगे, शारीरिक विकार होता है। मंगोलिक अक्षमता ऑप्शन ए है चौड़ा सिर्फ चपटी, ये चौड़ा सिर है। देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप थोड़ा सा इसको मैनेज कर लीजिएगा। चौड़ा सिर, चपटी, चौड़ी नाक, तिरछी आँख, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जलोढ़ मिट्टी की विशेषता क्या है? जलोढ़ मिट्टी की विशेषता क्या है? देखिए जलोढ़ मिट्टी जो है आपकी नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बनी होती है। जलोढ़ मिट्टी गंगा यमुना का जो मैदानी एरिया है, पूरे भारत में उत्तर भारत का जो मैदानी भाग है वो जलोढ़ मिट्टी से भरा पड़ा है। इसमें मुख्यतया नाइट्रोजन की तो कमी होती क्योंकि इसको यूरिया से चार्ज किया जाता है नाइट्रोजन डालकर। पोटास की भी कमी होती है इसमें, आयरन की भी कमी होती क्योंकि आयरन की अधिकता वाली मिट्टी लाल मिट्टी कहलाती है। लेकिन इसमें एक चीज़ अधिक मात्रा में पाया जाता है वो है फास्फोरस। ऑप्शन के हिसाब से जलोढ़ मिट्टी की विशेषता जो है वो है फास्फोरस की अधिकता। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकांशतः वर्षा किस मानसून से होती है? ऑप्शन ए है दक्षिण पूर्व मानसून, ऑप्शन बी है दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन सी है पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन डी है उत्तर पूर्व मानसून। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है कि अधिकांशतः वर्षा किस मानसून से होती है? इसका ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। इसी से अधिकांशतः बारिश होती है। जो अरब सागर का मानसून है, अरब सागर से आता है, वही पूरे भारत में अधिकतम बारिश करता है। कभी कभी पूछा जाता है भारत में जाड़े की वर्षा किस मानसून से होती, तो वहाँ पर आपका दक्षिण पूर्व मानसून सही हो जाएगा। क्योंकि तमिलनाडु वगैरह में अक्टूबर और नवंबर के महीने में बारिश होती है तो उसको शीतकालीन वर्षा के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूरोप की सर्वोच्च चोटी कहाँ स्थित है? यूरोप की सर्वोच्च चोटी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आपके पास माउंट एल्बर्ट, माउंट मैकिनले, माउंट एल्ब्रूस या एकांक गुआ माउंट। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे फिर इसका आंसर देंगे। देखिए यूरोप की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्ब्रूस है जो रूस व जॉर्जिया बॉर्डर पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 5642 मीटर है। माउंट एल्ब्रूस की ऊंचाई 5642 मीटर है। काकेकस पर्वत पर ये स्थित है। चूंकि यहाँ पर पूछा गया है यूरोप की सर्वोच्च चोटी कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर हो जाएगा काकेकस पर्वत पर। ऑप्शन में आपका दिया है माउंट एल्ब्रूस, तो यहाँ पर ये मान के चलिए कि यूरोप की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम क्या है, तो माउंट एल्ब्रूस, और है कहाँ पर, काकेकस पर्वत पर। देखिए ऑप्शन के हिसाब से आपका एल्ब्रूस सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे वैसे पूछा जाता है कि किस पर्वत पर स्थित है, तो
सर्वोच्च चोटी जो है काकेकस पर्वत पर स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में स्थित है? ये विश्व की सबसे बड़ी मूंगा की चट्टान है। इसे वाटर गार्डन भी कहा जाता है। एक नया नाम है ग्रेट बैरियर रीफ का, वाटर गार्डन भी कहा जाता है। ये जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड कैनियन कहाँ पर स्थित है? ग्रैंड कैनियन ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको की खाड़ी में, कनाडा में या ब्राज़ील में। ग्रैंड कैनियन अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अमेरिका के एरिजोना, अमेरिका के एरिजोना में ये इसकी स्थिति है। और पूछा जाता है किस नदी पर, तो कोलोराडो नदी, अमेरिका की कोलोराडो नदी, जो कि कोलोराडो नदी जो कि रॉकी पर्वत से निकलती है, मैक्सिको से होकर कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाकर गिरती है। ग्रैंड कैनियन एक घाटी है, अमेरिका के एरिजोना में इसकी स्थिति है, कोलोराडो नदी के द्वारा बनाई गई है। ये बहुत ही गहरी घाटी है और विश्व के महान प्राकृतिक आश्चर्यों में इसको शामिल भी किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल्टा का निर्माण कहाँ पर होता है? ऑप्शन है ऊपरी मैदानों में, नदी के निकलने वाले क्षेत्रों में, नदी के सागर में मिलने से पहले या नदी के उद्गम क्षेत्र से पहले। डेल्टा का निर्माण नदी के सागर में मिलने से पहले होता है। चलिए बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है, जिसको ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। डेल्टा का आकार मैक्सिमम त्रिभुजाकार होता है और डेल्टा हमेशा सागर से मिलने से पहले नदियों के पास बनता है। वहाँ पर नदी की गति धीमी हो जाती है, तरह तरह के अवसाद लाकर वहाँ पर जमा किए जाते हैं और उससे डेल्टा निर्माण होता है। आर्थिक रूप से डेल्टाओं का बहुत महत्व है क्योंकि बहुत ही उपजाऊ होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र पर ये जो समूह लिखा है ना, इसको बना लीजिए समोच्च रेखाएं। मानचित्र पर समोच्च रेखाएं क्या होती हैं? थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप मैनेज करिएगा। मानचित्र पर समोच्च रेखाएं क्या होती हैं? ऑप्शन ए है मानचित्र पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली वास्तविक रेखा, मानचित्र पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, मानचित्र पर सर्वोच्च पर्वत शिखर से समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं या समान ऊंचाई वाली वार्षिक रेखाएं। तो देखिए, जहाँ पर वास्तविक रेखा है वो तो कट जाएगा क्योंकि मानचित्र पर कोई भी वास्तविक रेखा हमारी धरती पे नहीं खींची है, ये एक काल्पनिक रेखाएं हैं। तो काल्पनिक रेखाओं वास्तविक रेखा का एक ऑप्शन कट जाएगा। मानचित्र पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मानचित्र पर समोच्च रेखाएं कौन सी होती हैं? समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जंतुओं के लिए पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? पुनरावृत्ति का सिद्धांत ये जीव यानी पशु और मानव में के बीच में संबंध स्थापित करने वाला एक सिद्धांत था, जिसको अर्नेस्ट हैकल ने प्रस्तुत किया था। अर्नेस्ट हैकल सही हो जाएगा। इसी से मिलता जुलता एक और सिद्धांत पैंजेनिसिस यानी पैंजेनिसिस, इसको भी इन्होंने प्रतिपादित किया था, जिसका नाम है डार्विन। चलिए बताइए, लैमार्क ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो लैमार्क ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो था परिवर्तनवाद। यानी कोई जैसे जिराफ है, जिराफ अपनी गर्दन से बार बार लंबी ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को खाता है तो उसकी गर्दन लंबी हो जाती है। उसी से मिलता जुलता इनका भी सिद्धांत था। अर्नेस्ट हैकल के साथ ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पुनरावृत्ति का सिद्धांत अर्नेस्ट हैकल ने प्रतिपादित किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समजात अंग किसे कहते हैं? ऑप्शन है वह अंग जो मूल रचना एवं उद्भव में समान होते हैं किंतु अलग अलग कार्य के लिए अनुकूलित होते हैं। ऑप्शन बी है वह अंग रचना एवं उद्भव में तो समान होते हैं किंतु समान कार्य के लिए अनुकूलित होते हैं।
ऑप्शन सी वह अंग जो देखने में समान लगते हैं। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। समजात अंग किसे कहते हैं? तो समजात अंग का जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, क्योंकि वह अंग जो मूल रचना एवं उद्भव में समान होते हैं किंतु अलग अलग कार्यों के लिए अनुकूलित होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साबुनीकरण एक प्रक्रिया है। इसमें ऑप्शन है तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल में गर्म करना, तेल या वसा को अमोनियम हाइड्रोक्साइड के घोल में गर्म करना, तेल या वसा को अम्लीय घोल में गर्म करना, साबुन का द्रवीकरण करना। साबुनीकरण एक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल में गर्म करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरित क्रांति के प्रमुख दोष कौन कौन से हैं? देखिए, आप बार बार कहते हैं कि वीडियो सर लंबा हो जाता है। आपको बता दें कि डिस्क्रिप्शन करने में थोड़ा सा वीडियो लंबा होता है, लेकिन जब हम एक क्वेश्चन के साथ कई ऑप्शंस को सॉल्व करते हैं तो उससे आपकी तैयारी और मजबूत होती है। आप कॉपी और पेन रखिए, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन करिए। हो सकता है कि जो चीज़ें इसमें लिख कर नहीं बताई जा रही वो आपको बोल कर बताई जा रही हैं, तो आप अपने नोट्स को नोट डाउन करेंगे और उसको दोबारा से पढ़ेंगे, तभी आपको ये समझ में आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरित क्रांति के मुख्य दोष कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए है सीमित फसल, ऑप्शन बी है सीमित क्षेत्र, ऑप्शन सी है पर्यावरण पर दुष्प्रभाव, या उपयुक्त सभी। हरित क्रांति के जो मुख्य दोष हैं, वैसे तो हरित क्रांति भारत में नॉर्मन बोरलॉग और स्वामीनाथन के द्वारा यहाँ पे इसको चलाया गया था और इसके तहत अनाज की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, लेकिन उससे नुकसान भी है। नुकसान ये है कि कुछ ही फसलों पर हरित क्रांति का असर दिखाई दिया, तो उपयुक्त सभी इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि हरित क्रांति के मुख्य दोष जो पूछे गए ये सभी हैं। उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योग का क्या महत्व है? ऑप्शन ए है ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रतिकूल होता है, कृषि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ाना होता है, रोजगार बढ़ाने में सहायक होता है, या पर्यावरण के नुकसान में सहायक होता है। अर्थव्यवस्था एवं लघु एवं कुटीर उद्योग का महत्व, देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन निगेटिव हैं। कह रहा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रतिकूल, ये तो नहीं होगा। कृषि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ाना, ये भी नहीं होगा। पर्यावरण की नुकसान में सहायक, ये भी नहीं होगा, क्योंकि लघु एवं कुटीर उद्योग तो आपकी ग्रामीण व्यवस्था के अनुकूल होंगे। ये गांव के उद्योग हैं, गांव में जो हथकरघा वगैरह चलाया जाता है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। ये आपके लिए अनुकूल होंगे, आपकी हेल्प करेंगे कि किस तरह से आप मतलब अपने आप को यहाँ गांव पे ही रोजगार में अपने आप को शामिल कर सके। कृषि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ाना, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि कृषि से जब कुछ लोग हटेंगे, कुटीर उद्योग में इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो कृषि से जनसंख्या का दबाव घटेगा ना कि बढ़ेगा। रोजगार बढ़ाने में सहायक, तो एक ही ऑप्शन इसमें पॉजिटिव है। क्वेश्चन नंबर 20 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रोजगार बढ़ाने में सहायक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को शामिल किया गया था? देखिए थोड़ा सा इसमें मैनेज कर लीजिएगा। किस वर्ष में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को शामिल किया गया था? ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन है जनवरी 1982, दिसंबर 2008, अप्रैल 2002, जुलाई 1998। मिड डे मील की जो शुरुआत हुई थी वो भारत में 1995 में शुरू किया गया था और इसमें सर्वप्रथम प्राथमिक स्तर के बच्चों को शामिल किया गया था। फिर दोबारा एक संशोधन हुआ जिसमें 2003 के 6 से 8 के बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया था। तो इसमें चूंकि ऑप्शन 2003 है नहीं, तो आप अप्रैल 2002 के पास के, इसलिए क्योंकि देखिए जो सेशन होता है शैक्षिक सेशन होता है वो आपका मार्च में ख़त्म हो जाता है, तो हो सकता है कि जब नए एडमिशन हुए हों अप्रैल 2002 में, तभी से ये मिड डे मील 6 से 8 तक को भी शामिल किया गया था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सी एकदम से सही हो जाएगा। 21 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन है अप्रैल 1999, ऑप्शन बी है 1973, ऑप्शन सी है 1997, ऑप्शन डी है 1998। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TBDS, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखिए इसको बोला जाता है टारगेटेड TPD
यानी टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये जो है भारत में जो लॉन्च किया गया था वो जून 1997 में लॉन्च किया गया था। चलिए भाई, इसके अंतर्गत होता क्या है ये भी देख लीजिए। इसके अंतर्गत सरकार का ये एक उद्देश्य है कि जो उपभोक्ता हैं, ये जनरली गरीबों के लिए एक योजना चलाई गई थी। पहले आपको याद हो बीपीएल कार्ड वगैरह होते थे, बिलो दैन पॉवर्टी लाइन के नीचे जो कार्ड होते थे, जिनके पास जो कार्ड धारक होते थे, उनको जो रोज़मर्रा की चीज़ें थी, जैसे आपका चीनी हो गया, मिट्टी का तेल यानी केरोसिन ऑयल, गेहूँ, चावल, ये सब चीज़ें मुख्य उपभोग की वस्तुओं को सरकार द्वारा मतलब महंगाई से बचाकर सस्ते रेट में दिया जाता था। जैसे सरकारी राशन की दुकान में आप कभी गए हों, तो उस तरह से मूल्य वृद्धि को रोककर गरीबों तक पहुंचाने का कार्य जो सरकार द्वारा किया जाता था, उसी को टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं। आपके गांव में होगा कोटा वगैरह, या जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर भी राशन की दुकानें होंगी, वहाँ पर कुछ सस्ते रेट में सामान मिलता है, उसी को TPDS कहते हैं, टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसकी शुरुआत जून 1997 में की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत खाद्य निगम का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो भारतीय खाद्य निगम NFSA इसको बोलते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी अमेंडमेंट था ये। इसके अंतर्गत ये टारगेट बनाया गया कि देश की 75% आबादी खाद्य निगम गठन के तहत मतलब सुरक्षित की जाएगी, जिससे सभी को खाने पीने की चीज़ें मुहैया कराई जा सके। तो 10 सितंबर 2013 से अमेंडमेंट चालू किया गया है। इसमें पूछा गया है कि खाद्य नियम का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, भारतीय खाद्य नियंत्रण एवं क्रियान्वयन 2001। देखिए कुछ क्वेश्चन बहुत ही आपको टफ लग रहे होंगे। आपको बता दें, कोई भी क्वेश्चन आसान या मुश्किल नहीं होता। जो क्वेश्चन आपको आ रहा होता है वही क्वेश्चन आपको आसान लगता है, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वही मुश्किल होता है। क्वेश्चंस को नोट डाउन करेंगे और इसको 1 से 2 बार पढ़ेंगे, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सभी क्वेश्चन आपको आने लगेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली किसान रेल भारत में कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? देखिए पहली किसान रेल है ये, पहली किसान रेल भारत में कहाँ से कहाँ तक चली थी? ऑप्शन है मुंबई से कश्मीर तक, रायबरेली से प्रतापगढ़ तक, सी है देवानी से देवलाली। देखिए ये जो है आपका, ये जो देवमाली लिखा है, ये आपका देवलाली है, देवलाली। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नासिक जिले के देवलाली, यानी महाराष्ट्र के नासिक जिले के देवलाली से बिहार के दानापुर तक ये ट्रेन चलाई गई थी, जिसको किसान रेल के नाम से जाना गया। 8 अगस्त 2020 को ये ट्रेन मुंबई के पास नासिक से देवलाली से दानापुर बिहार को चलाई गई थी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था? ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद। तीनों गोलमेज सम्मेलन, देखिए महात्मा गांधी तीसरे में गए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन का यहाँ पे आपसे पूछ रहा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का भीमराव अम्बेडकर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, थोड़ा सा फास्ट कराने की कोशिश करेंगे। कह रहे हैं कि पंचतंत्र की कथा के लेखक कौन थे? पंचतंत्र की कथा के लेखक विष्णु शर्मा थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वदेशी आंदोलन को जो चलाया था वो तो महात्मा गांधी जी ने चलाया था, लेकिन विचार यहाँ पे प्रस्तुत करने की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी श्रीकांत कृष्ण के द्वारा ये विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। इस तरह से स्वदेशी आंदोलन का विचार प्रस्तुत करने वालों में श्रीकांत कृष्ण का नाम आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भोपाल गैस त्रासदी किस वजह से हुई थी? इसको देखना है। कह रहे हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड या मीथेन या हीलियम। भोपाल गैस त्रासदी, देखिए ये बहुत ही बड़ी घटना थी। पूरे विश्व में केमिकल एक्सीडेंट के रूप में जानी जाने वाली सबसे बड़ी घटना के रूप में इसको जाना जाता है। इसमें मरने वालों की संख्या
259 थी। ये आधिकारिक रिकॉर्ड था और इसके अलावा ना जाने कितने लोगों की मौत हो गई थी। इस गैस का नाम मिथाइल आइसोसाइनाइड या मिक के नाम से भी इसको जानते हैं, मिक के नाम से भी इसको जानते हैं। ये घटना 1983 में 10 बजे के आसपास यानी 2 या 3 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड, एक कंपनी थी अमेरिका की, यूनियन कार्बाइड लिमिटेड पेस्टिसाइड प्लांट इन भोपाल मध्य प्रदेश में। तो इसका नाम जो है आपका कभी कभी नाम भी पूछा सकता है, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पेस्टिसाइड प्लांट यानी UCLPP। इसमें बहुत सारे लोगों को सज़ा भी हुई है। इस गैस का जो रिसाव है 10 बजे के आसपास हुआ था और 11 बजे से असर दिखना शुरू हो गया था। उस टाइम पे सभी हॉस्पिटल्स वगैरह में रात के 12 बजे जब भीड़ लगनी शुरू हुई तो वहाँ पर बेड नहीं मिल रहे थे और बहुत सारे लोगों की मौत एक साथ हो गई थी। तो इस घटना को केमिकल एक्सीडेंट के नाम से जाना जाता है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी घटना है। क्वेश्चन नंबर 29 सॉरी माफ़ करिएगा। तो हरे पौधों की पत्ती में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन देखेंगे ऑक्सीजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम या मैग्नीज। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हरे पौधे की पत्ती में जहाँ पे क्लोरोफिल पाया जाता है वहीं पर मैग्नीशियम भी पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर की श्रृंखला है। सभी प्रश्नों को नोट डाउन करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को लिखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में जल का संवहन कौन सा ऊतक करता है? ऑप्शन है फ्लोएम, जाइलम, कोशिका भित्ति या संवहन ऊतक। देखिए, पौधे में जो जल का संवहन करता है वो जाइलम कहलाता है। ये आज एक ट्रिक भी देख लीजिए, जाइलम मीन्स जल, यानी जो जल का संवहन करेगा उसको जाइलम कहते हैं, और जो खाने की चीज़ों का यानी जो स्टार्च वगैरह का संवहन करेगा उसको फ्लोएम कहते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 30 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अपनी तैयारी जारी रखिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब